तेल के दामों से राहत मिल सकती है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों से खाने के तेल के दामों में कटौती करने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों में कटौती के बावजूद भी पैक्ड खाने के दामों के तेल के दामों में उतनी कमी नहीं आई है। जी हाँ, अब महंगे खाने के तेल के दामों में राहत मिलेंगी क्योंकि सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के लिए निर्देश दिया है। सरकार ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों से खाने के तेल के एमआरपी में कटौती करने का कहा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। सरकार का मानना है कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम बहुत ज्यादा है। फूड मिनिस्ट्री का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के दामों में भारी कमी आई है, तो सरसों, ग्राउंड नट और सोयाबीन के प्रोडक्ट में जबरदस्त उछाल इस सीजन में देखने को मिला है। भारत पाम ऑयल का बड़ा आयात देश है। अपने खपत का 56% एडिबल ऑयल भारत आयात करता है। बीते एक साल में पाम ऑयल में मुंबई में लैंडिंग प्राइस में 44% की कमी आई है। एक साल से पहले जहां कीमत $1,791 टन था, तो घटकर अब $1,000 टन हो गया है। फ्रूट, सोया और सनफ्लावर ऑयल के दामों में भी 50 से 55% की कमी बीते एक साल में देखने को मिली है। आंकड़ों में स्पष्ट है कि खाने के तेल के दाम घटे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितनी कमी आई है उनके मुताबिक दाम कम नहीं हुए हैं और इसीलिए सरकार ने कंपनियों को खुदरा बाजार में दाम घटाने को कहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के बाद से ही भारी मात्रा से रूस से कच्चा तेल खरीदा है। भारत को यह तेल भारी छूट पर मिलता था, लेकिन अब चीन के कारण स्थिति बदल गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जहां पहले प्रति बैरल 15 से $20 की छूट मिलती थी, अब वो छूट $10 से $5 प्रति बैरल आ गई है। भारत को अब नहीं मिल रही है रूसी तेल पर भारी छूट। क्या है वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को मिली भारी छूट में गिरावट आई है। मामले से परिचित दो सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इससे पीछे दो कारण है। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी तेल को भी प्राइस कैप के अधीन कर दिया, जिसके बाद रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की। भारत ने रूस के ऑफर को स्वीकार कर लिया और उसे रूसी कच्चे तेल पर 15 से $20 प्रति बैरल की छूट मिली, लेकिन अब इस छूट में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब यह छूट कम होकर $10 हो गई है और कभी कभी तो यह छूट $5 तक भी पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि आधी रात में यूक्रेन की ओर से क्रेमलिन पर ड्रोन हमले किए गए और हमने 2 ड्रोन को मार गिराया है। पुतिन की हत्या की साजिश का रचने का आरोप लगाया गया है। क्या है पुतिन की स्थिति, देखते हैं इस रिपोर्ट में अंदर की बात में। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। रूस ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि पुतिन की हत्या के प्रयास में क्रेमलिन पर कल रात 2 ड्रोन से हमले किए गए। रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन की ओर से किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया है। क्रेमलिन का कहना है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले हमले की कोशिश की गई है। पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, लेकिन पुतिन को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें जवाबी कार्यवाही का अधिकार है। ड्रोन हमले के बावजूद 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड तय समय पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डीएमके सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है बीजेपी को तमिलनाडु में हराने के लिए डीएमके सरकार की रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डीएमके सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपनाना शुरू कर दिया है। एमके स्टालिन की डीएमके सरकार ने राज्य के करीब 100 प्रमुख मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देने का शुरू कर दिया है। इन मंदिरों में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी शामिल है।
राज्य के इन 100 मंदिरों में रोजाना कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करते हैं। डीएम के सरकार ने लगभग 3000 मंदिर संचालित स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी शुरू कर दिया है। इन स्कूलों के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार 2 साल में 44 वाइनरी को 4500 एकड़ जमीन दे चुकी है। इन जमीनों की औसत कीमत 4200 करोड़ रुपए तक जाती है। साथ ही पहली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2.6% वोट मिले थे। विधानसभा में बीजेपी के भी 4 विधायक हैं। डीएम के चिंतित है क्योंकि 2022 के स्थानीय स्वशासन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 5.41% हो गया है और बीजेपी के 308 उम्मीदवार जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। फर्स्ट के धरातल पर आने से कई यात्री फंस गए हैं। कुछ की तो हालत ऐसी हो गई है कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैसे जुटाने की मुश्किलें बढ़ गई है। सभी यात्री के मन में एक ही सवाल था कि अब क्या उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा। वहीं गो फर्स्ट की ओर से रिफंड के बारे में एक बड़ी जानकारी दी गई है। कैश की तंगी से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के यात्री परेशान हो रहे हैं। एयरलाइन ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। उसके पास फ्यूल भरने का भी पैसा नहीं है। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार वो रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। फ्लाइट ऑपरेशन रद्द होने के बाद एयरलाइन टिकटों का पैसा भी वापस करेगी। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। मतलब जिन लोगों के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टिकट का पेमेंट किया है, उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफंड दिखाया देगा। वहीं उन्होंने यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, उन्हें रिफंड सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा। गो फर्स्ट की फ्लाइट अचानक रद्द होने से कई यात्री परेशान हुए और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा निकाला। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की। डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। वहीं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद कर रही है और स्टेक होल्डर से भी बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में आरोपी को जमानत न देने पर यूपी के सेशंस जज के खिलाफ भी एक्शन ले लिया। कस्टडी जरूरी नहीं है तो बेल खारिज क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जज से छीना न्यायिक काम, ट्रेनिंग पर भेजा। देखते इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। यूपी में एक सेशंस जज को आरोपियों को जमानत न देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक सेशंस जज के न्यायिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही इन्हें स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि अगर कोई बार बार ऐसे फैसले सुनाता है तो इससे न्यायिक जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा है। एडवोकेट सिद्धार्थ बूथरा ने 2 ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए थे। शादी से जुड़े विवाद के मामले में लखनऊ के सेशंस जज ने आरोपी, उसकी मां, पिता और भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर पीड़ित था। इसके बाद भी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने बचपन से लेकर अब तक बॉलीवुड की ना जाने कितनी फिल्में देखी होंगी और अब तक न जाने कितनी फिल्मों के तरह तरह के रिकॉर्ड तोड़े होंगे, लेकिन हम आपको बॉलीवुड के एक खास और दिलचस्प किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड का दबदबा आज भी कम नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है? सिर्फ यही नहीं, साल 2009 में बॉलीवुड का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। आइए आपको इस दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता भारत है और ये दुनिया में दूसरी सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। जानकारी के मुताबिक भारत में 20 से भी ज्यादा भाषाओं में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ही 27 फिल्म इंडस्ट्री है, जिनमें टॉलीवुड, कॉलीवुड, भोजपुरी जैसी इंडस्ट्री शामिल है। क्या आप जानते हैं कि साल 2009 में जब बॉलीवुड का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ था, उस साल भारत में 24 भाषाओं में 1288 फीचर फिल्में बनी थी। इनमें से 364 मूवीज बॉलीवुड से थी। साल 2009 में ही आमिर खान की 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, जिसने इस साल हाईएस्ट कलेक्शन किया था। इसका ग्रॉस कलेक्शन 460 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की लव आजकल भी हिट रही थी। उनके अलावा बिल्लू,
दे दनाधन, कमबख्त इश्क, चांदनी चौक टू चाइना, कमीने और ब्लू जैसी मूवीज चर्चा में रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।